कोटाज हॉन्टेड पैलेस, ब्रिजराज भवन। कोटा इंडिया की एक ऐसी जगह है जिसका नाम शायद ही किसी इंडियन ने ना सुना हो। कोटा आईआईटी की पढ़ाई का एक बहुत बड़ा हब है, लेकिन इसके साथ साथ कोटा में कई राज भी छुपे हैं। कोटा में एक ऐसा पैलेस है जिसे लोग भूतिया मानते हैं। कोटा का ब्रिजराज भवन पैलेस आज से लगभग 200 साल पुराना है, जो अब एक होटल की तरह यूज किया जाता है। लेकिन कहते हैं कि यह पैलेस देखने में जितना खूबसूरत और शानदार है, इसकी कहानी उतनी ही भयानक है। लेकिन कोटा के एक कॉलेज में पढ़ रहे मोहन को इसका अंदाजा नहीं था। मोहन हिस्ट्री का स्टूडेंट था और अपने प्रोजेक्ट के लिए मोहन को किसी 3 हेरिटेज बिल्डिंग्स पर रिसर्च करनी थी, और मोहन ने उनमें से एक हेरिटेज बिल्डिंग चुनी, कोटा का ब्रिजराज भवन पैलेस। और शायद उसकी यही भूल उसे बहुत भारी पड़ने वाली थी। रिसर्च के लिए स्पेशल परमिशन लेकर एक शाम वो अपनी दोस्त और प्रोजेक्ट पार्टनर शिखा के साथ ब्रिजराज भवन पैलेस पहुंच गया। वैसे तो मोहन के कोटा में रहने वाले एक दोस्त ने उसे बताया था कि ब्रिजराज भवन पैलेस हॉन्टेड माना जाता है और उन्हें रात होने से पहले वहां से निकल जाना चाहिए। लेकिन मोहन इन सब चीजों में नहीं मानता था। जब मोहन और शिखा वहां पहुंचे तो वो पैलेस बिल्कुल बाकी पैलेसेस की तरह नॉर्मल लग रहा था। पत्थर से बनी हुई दीवारें, बड़े बड़े गार्डन्स और खूबसूरत नक्काशी। मोहन और शिखा पैलेस की रिसर्च में इतना बिजी हो गए कि रात कब हुई उन्हें पता ही नहीं चला। वो दोनों पैलेस से बस जाने ही वाले थे कि मोहन को पैलेस के एक कमरे के सामने से गुजरते हुए एक बहुत ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। वो वहीं रुक गया और उस कमरे के बंद दरवाजे की तरफ देखने लगा। मोहन को अचानक ऐसा लगा कि जैसे कोई उस कमरे के अंदर बैठकर रो रहा है। मोहन शिखा की तरफ मुड़ा, पर शिखा वहां नहीं थी। उसके साथ चलते चलते अचानक से शिखा कहीं गायब हो गई थी। उधर अंदर से आ रही रोने की आवाज एकदम से तेज होने लगी। मोहन को अब हल्की हल्की घबराहट शुरू हो गई थी। वो शिखा को पुकारने लगा। उसकी आवाज पूरे पैलेस में मानो गूंज रही थी, लेकिन शिखा का कोई नामो निशान ही नहीं था। अब उस कमरे से आ रही रोने की आवाज और तेज हो गई थी। मोहन को ऐसा लग रहा था कि कोई आदमी दर्द में गुर्रा रहा है और जोर जोर से रो रहा है। मोहन कांपते हुए दरवाजे के पास गया और उसने अपना कान दरवाजे पर लगा लिया। लेकिन तभी एकदम से वो रोने की आवाज बंद हो गई। उस कमरे के दरवाजे पर ताला लगा था, तो मोहन दरवाजे पर लगी खिड़की से अंदर झांकने लगा, लेकिन अंदर उसे कोई इंसान नहीं दिख रहा था। वो वहां से जा ही रहा था कि अचानक वो बंद दरवाजा अपने आप खुल गया। मोहन को कुछ समझ नहीं आया कि इंसानी खोपड़ी, एक स्कल उसके पैरों में पड़ा था। तब कमला को देखा कि उस कमरे में कुछ और भी चीजें पड़ी हैं। उस कमरे में ढेर सारी इंसानी हड्डियां इधर उधर पड़ी थीं और हर जगह खून ही खून था। वो जब उस कमरे को और ध्यान से देखने लगी तो वहां उसे एक खत मिला। उसने खत उठाया और उसे पढ़ने लगी। खत में लिखा था कि वो मूर्ति श्रापित है और इसने उनके पुरखों को भी परेशान किया है। ये सब पढ़ते ही कमला को अपने पिता की चीख सुनाई दी और वो मूर्ति अपने आप जोरों से हिलने लगी। कमला को एक अजीब सा भारीपन महसूस होने लगा, जिसके बाद वो एकदम से बेहोश हो गई। कमला ने जब अपनी आंखें खोली तो वो अपने कमरे में ही थी और सब परिवार वालों ने उसे घेर रखा था। कमला उन्हें सब कुछ बताने लगी, लेकिन सबने उसको बताया कि उन्हें वो घर के ड्राइंग रूम में बेहोश पड़ी मिली थी और शायद ये उसका कोई बुरा सपना था। उन्होंने कमला को दवाई दी और उसे सुला दिया, पर उस रात कमला हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। अजीत बाकी रातों की तरह डिनर के बाद वॉक करके कमरे में आया तो उसने देखा कि कमला बिस्तर पर नहीं, बल्कि कमरे के एक अंधेरे कोने में दीवार की तरफ मुंह करके जोर जोर से हंस रही है। उसने कमला का नाम चिल्लाया। कमला उसकी तरफ मुड़कर रोते हुए, मदद मांगते हुए उससे कहने लगी, मैं निर्दोष हूं, मुझे बचा लो। कमला को इस हालत में देखकर अजीत टूट गया और वो उसे गले लगाकर
शांत करने लगा। किसी तरह उसने कमला को शांत करके बिस्तर पर लेटा दिया और वो रात जैसे तैसे बीत गई। पर अगले दिन कमला की तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगी। अगर कोई भी उसका नाम लेता तो वो उसकी तरफ मुड़कर उसे जान से मारने की धमकी देती। कमला की शक्ल भी अब बदलने लगी थी। धीरे धीरे उसका चेहरा सफेद पड़ने लगा था। आंखों के नीचे काले गड्ढे हो गए थे और वो पागलों की तरह बिहेव करने लगी थी। सारा प्रभाकर परिवार कमला को इस हालत में देखकर बहुत परेशान था, क्योंकि कमला ने रात को पागलों की तरह हंसना शुरू कर दिया था। कमला पूरा दिन बस रोती और हंसती रहती। प्रभाकर परिवार को लगा कि कमला पागल हो चुकी है, लेकिन उससे पहले वो कुछ कर पाते, उनके साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। एक दिन शाम को कमला के ससुर अपने रूम में बैठकर चाय पी रहे थे, जब उन्हें एकदम से अपनी पीठ पर ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उनकी पीठ में कोई नुकीली चीज घुसा दी। उन्होंने दर्द में जब मुड़कर देखा तो कमला वहां खड़ी पागलों की तरह हंस रही थी। कमला के हाथों के नाखून कमला के ससुर की पीठ के अंदर थे। कमला के ससुर ने जोर से चिल्लाया और सब कमला को कंट्रोल करके अंदर ले गए और उसे उसके कमरे में ले जाकर उसे बेड से बांध दिया। लेकिन देर रात अजीत ने देखा कि कमला बिस्तर में थी ही नहीं। उसने बाहर जाकर देखा तो कमला भागती हुई उसके ससुर के कमरे में घुस गई। अजीत कमला को पुकारता हुआ उनके कमरे में घुसा, पर इससे पहले वो कुछ कर पाता, कमला ने अपने ससुर को पकड़ लिया और बिना कुछ सोचे समझे उन्हें जानवरों की तरह मारकर उनके शरीर का मांस नोचने लगी और फिर उसे खाने लगी। पूरा घर चीखों और डर से गूंज उठा, लेकिन कोई भी कमला को रोक नहीं पा रहा था। अजीत और उसकी मां ने कमला को उनके पिता की लाश के साथ लॉक कर दिया। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था और अंदर कमला पागलों की तरह चिल्लाई जा रही थी। वो जोर जोर से चीख कर कह रही थी कि मैं सबको खा जाऊंगी। अजीत की मां को समझ आ गया था कि कमला पर किसी का काला साया पड़ गया है, या वो खुद एक चुड़ैल बन चुकी है, जिसे रोक पाना अब शायद असंभव हो गया है। उस रात उनकी मां अपने दोनों बेटों को लेकर उस हवेली से निकल गई और अपने एक रिश्तेदार के घर चली गई। जब वो अपने रिश्तेदार के घर पहुंचे तो अजीत की मां ने उसे बताया कि कमला के साथ जो हो रहा है वो कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि काला जादू है, जो उनके घर के एक पूर्वज करते करते मर गए। उन्होंने अजीत को बताया कि उनके घर में एक शैतानी मूर्ति है जो शापित है और उसी शैतान का साया शायद कमला पर आ गया है और अब वो किसी को नहीं छोड़ेगी। कुछ समय बाद उस हवेली से 4 डेड बॉडीज मिली। अजीत के दोनों पेरेंट्स और कमला, सबकी डेड बॉडीज को वहां से ले जाया गया। राजेश उस दिन के बाद कहीं गायब हो गया। लोग कहते हैं कि आज भी उस हवेली में कमला की आत्मा भटकती है और वो किसी को नहीं बख्शती, और अगर कोई भी उस हवेली में गया तो वो उसकी जान ले लेगी, और इसीलिए आज तक वो हवेली वीरान पड़ी है।